अभी नहीं, हम आईवीएफ बाद में कराएंगे। जब बाद में तो करा ही लेंगे। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आईवीएफ कभी भी हो सकता है। एक हस्बैंड वाइफ को ही बोल रहा है कि मैम आप इसका ही देखो, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। एवरीडे वन कपल, बट हाँ नंबर कम हो रहा है आजकल क्योंकि अब तो अवेयरनेस हो रही है। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप इसको देखो, इसको ट्रीट करो बस। एब्सोल्युटली। जो आईवीएफ कराते हैं या तो उनके ट्विंस होते हैं, और अगर ट्विंस होते हैं तो बॉयज होते हैं। वो नहीं, ऐसा भी है। देखो आईवीएफ होता क्या है, उसमें हम नॉर्मली हर लेडी का अपने हार्मोन से नेचुरली एक एग बनता है। हम आर्टिफिशियली हार्मोन्स देके एक से ज्यादा एग्स बनाते हैं, परमिसिबल रेंज के हार्मोन्स। सो वो हम अब 9, मतलब आइडियल नंबर 9 to 15 एग्स होता है, बट लेडी जितने बनाती है वो हम निकालते हैं। एग फ्रीजिंग बहुत लोग कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी you don't have a partner and you're going to delay child bearing, तो और प्लस आपका अभी करियर या whatever reasons की वजह से है, और आप एक राइट एडल्ट हो like 23-24, उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हैं। अगर आपने आईवीएफ कराया है तो सक्सेसफुल होगा ही होगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम टाइम एंड अगेन अपने वीडियोस में भी एड्रेस करते हैं और टाइम एंड अगेन अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं। पेशेंट सोचते हैं हम इतने साल ट्राई कर लेंगे फिर आईवीएफ करा लेंगे, फिर तो हो ही जाएगी प्रेगनेंसी। बट आईवीएफ इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस। आईवीएफ इज समथिंग, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब से इनफर्टिलिटी और जब से आईवीएफ has taken over, तो it is 50-50. You can say 40% overall cases male infertility के हैं, 40% female है, and 20% combined है। नमस्कार, मैं कपिला और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हेल्दी वेल्दी पॉडकास्ट लेकर। और आज का जो विषय रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ ट्रीटमेंट। देखा जाए तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम हर दूसरा इंसान जो है वो फेस कर रहा है। इसके अलावा सितंबर का जो महीना है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन सभी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर की डॉक्टर नीति छाबड़ा गुप्ता, जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और कंसल्टेंट है होप फर्टिलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीति इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हैं और कई कपल्स को माँ बाप बनने का सुख भी दे चुकी हैं। सो डॉक्टर नीति, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और पीसीओएस अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईवीएफ और इनफर्टिलिटी, जिसके केसेस इनफर्टिलिटी के डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके पीछे ऐसा कौन सा एक मेन रीजन है आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें, वो आप बताएं। इनफर्टिलिटी का इंक्रीज होने का मेन रीजन तो ये है कि बेसिकली डिलेड मैरिजेस। आजकल बिकॉज ऑफ करियर मैरिजेस डिलेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिलेड मैरिज के बाद डिलेड चाइल्ड बेयरिंग होती है फॉर वट एवर रीजन, कि उनको होता है कि बच्चे अभी थोड़े समय के बाद करने हैं, या वी हैव टू गेट टू नो ईच अदर, या बिकॉज ऑफ करियर। ऑल्सो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है इनफर्टिलिटी के बारे में। पहले लोग बहुत साल ट्राई करते रहते थे कि प्रेगनेंसी हो जाए, 10-10, 11-11 साल, बट आजकल 1-2 साल अगर ट्राई करने के बाद नहीं होता तो फिर देन दे कम एंड दे आस्क फॉर ट्रीटमेंट। तो उससे अवेयरनेस बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ केसेस अगर हम बोले तो उस हिसाब से बढ़ गए हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम सबको पता है आज की डेट में स्ट्रेस है। स्ट्रेस से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और बहुत सारे इंटरनल हमारे पैरामीटर्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कई चीजें ऐसी हैं जैसे कि एग क्वालिटी की प्रॉब्लम या स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम, जो हमारी साइंस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्यों ऐसे है। सो वी एट्रीब्यूट दैट टू स्ट्रेस, बिकॉज उसकी वजह से कई ऐसे चीजें बॉडी में केमिकली मॉड्यूलेट होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। प्लस लाइफस्टाइल, आजकल पिज्जा, बर्गर एंड फास्ट फूड की लाइफ है, लेट नाइट्स है, अल्कोहल, स्मोकिंग इज लाइक वेरी कॉमन। तो इन सब चीजों की वजह से, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, एंड ऑल्सो एक्सरसाइज कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफ ज्यादा है, सबके पास गाड़ी है, सब अपने काम पे गाड़ी से जाते हैं, चल के कम जाते हैं, साइकिल कम चला कर जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है।
तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इनफर्टिलिटी का रीजन जो है वो सिर्फ लेडीज में ही है, नहीं, क्या ये सही है? नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। ये पहले माना जाता था क्योंकि फीमेल बीइंग द वीकर, apparently the weaker sex but not anymore. So उस केस में पहले सिर्फ फीमेल्स को लेबल कर दिया जाता था कि इनकी ट्यूब्स की प्रॉब्लम है या इनकी ओवरीज की प्रॉब्लम है ऐसे। बट अब हम अगर स्टैट्स देखें, जब से इनफर्टिलिटी और जब से IVF has taken over, तो it is 50-50. You can say 40% overall cases male infertility के हैं, 40% female हैं, and 20% combined हैं। मेल के कई फैक्टर्स पहले पता भी नहीं चलते थे, हमें ये भी नहीं पता चलता था कि स्पर्म के कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं जिनको डायग्नोज करके उनको ट्रीट करा जा सकता है और ट्रीटमेंट हो सकती है, वो पहले नहीं पता चलते थे। कई बार पहले लोग मेल्स अपने टेस्ट ही नहीं कराते थे, अवेयरनेस भी नहीं थी। अब पता चलता है कि केसेस इक्वल हैं, और जैसे मैंने अभी बताया जितने लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो इक्वली अफेक्ट करने लग गए हैं मेल्स एंड फीमेल्स को। सो इट्स बेसिकली अ इक्वल पार्टनरशिप नाउ। और अब तो जैसे IVF का आपने बात करी कि लोग इसको अपना रहे हैं, इसकी तरफ रुख करते हैं, तो कितने परसेंट ये जो है एक 100% की तरफ चला जाता है कि हाँ अगर आपने IVF कराया है तो सक्सेसफुल होगा ही होगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम टाइम एंड अगेन अपने वीडियोस में भी एड्रेस करते हैं और टाइम एंड अगेन अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं। पेशेंट सोचते हैं हम इतने इतने साल ट्राई कर लेंगे फिर IVF करा लेंगे, फिर तो हो ही जाएगी प्रेगनेंसी। बट IVF इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस। IVF इज समथिंग, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। IVF सिर्फ एग और स्पर्म को मिलाता है, उसकी क्वालिटी नहीं बदल सकता, ना स्पर्म की ना एग की, ठीक है। और रखने का एक प्रोसेस है, पर उसके बाद वो स्टिक करे वो किसी के हाथ में नहीं होता। ऑल्दो आप कोशिश करते हो कि हर तरह का हार्मोनल एनवायरनमेंट ठीक हो, हर चीज आप पहले ठीक करके चलते हो। सो IVF इज नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस, इट इज जस्ट समथिंग जिससे आप मिला सकते हो एग स्पर्म को। बट जो रॉ मटेरियल पेशेंट प्रोवाइड करता है IVF स्पेशलिस्ट बस उस पे काम करता है। ऐसे तो हर IVF स्पेशलिस्ट चाहेगा ना सारे पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, बट IVF इज नॉट 100% साइंस, इट इज 50-55% के करीब होता है। प्रोवाइडिंग यंगर, हाँ टेक्नोलॉजी भी है, यंगर कपल्स में सक्सेस रेट ज्यादा है बिकॉज आपकी एग क्वालिटी, आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को वापस लाने का आज की डेट में भी वर्ल्ड ओवर कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को और गायनेकोलॉजिस्ट को भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस पेशेंट की अपने आप प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ट्यूबल फैक्टर है, रिड्यूस्ड एग रिजर्व है, इवन अर्ली इन लाइफ, तो आप उनको जल्दी IVF के लिए भेजिए। बिकॉज जो हमें एग्स 25-26 पे जो क्वालिटी मिलेगी वो 35-36 पे नहीं मिलेगी। और इंडियंस में तो एग एजिंग इतनी फास्ट है आप मान नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये भी एक मिथ माना जाता है कि जो IVF कराते हैं या तो उनके ट्विंस होते हैं, और अगर ट्विंस होते हैं तो बॉयज होते हैं। वो नहीं, ऐसा भी है। देखो इंडिया में तो इट्स नॉट अलाउड फॉर सेक्स सिलेक्शन, दैट्स प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। सो ये तो बहुत ही मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज, मैंने भी कई केसेस ऐसे देखे हैं कि ऐसा है कहीं। नॉट एट ऑल। जेंडर सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, दैट्स नॉट अलाउड, और वो आप मतलब करते भी नहीं है। सो बट अगर हम ट्विंस की बात करें तो देखो IVF होता क्या है, उसमें हम नॉर्मली हर लेडी का अपने हार्मोन से नेचुरली एक एग बनता है। हम आर्टिफिशियली हार्मोन्स देके एक से ज्यादा एग्स बनाते हैं, परमिसिबल रेंज के हार्मोन्स। सो वो हम अब 9 मतलब आइडियल नंबर 9 to 15 एग्स होता है, बट लेडी जितने बनाती है वो हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्पर्म के साथ उसको मिलाया, दैट टेक्निक इज ईदर IVF और ICSI। उसके बाद जो आपके एम्ब्रियोज बने अब आपने उनको वापस रखना है। सो टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हम यूजुअली 2 या मैक्सिमम 3 एम्ब्रियोज इम्प्लांट करते हैं। उस केस में अबाउट पहले तो 60% है, 55 to 60% IVF का सक्सेस रेट है। उसमें भी जो होते हैं उसमें अबाउट यू कैन से 90% विल बी सिंगल, ठीक है, और 8% विल बी ट्विंस एंड 2% इज हायर ऑर्डर, मतलब 3, उससे ज्यादा तो एम्ब्रियोज रखते नहीं। तो हम जितने एम्ब्रियोज रखते हैं उतने चांसेस होते हैं
पर गवर्नमेंट ने रूल भी सेट करा है कि 3 से ज्यादा नहीं करने, बिकॉज आफ्टर ऑल मल्टीपल प्रेगनेंसी हैज इट्स ओन रिस्क। बट जरूरी नहीं है कि आईवीएफ होगा ट्विंस होगा। हमारे पास बहुत कपल्स आते हैं जैसे हमने आईवीएफ कराना बिकॉज हमें ट्विंस चाहिए। सो फर्स्ट फर्स्ट चीज जो हम उनको ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट सेक्रोसेंट। फर्स्ट चीज होती है कि आपकी असेसमेंट करके आपका आईवीएफ के क्या प्रिडिक्टेबिलिटी, आपके कितने सक्सेस रेट्स हैं, उसके ऊपर काम करके प्रेगनेंसी आ जाए। उसके बाद चांसेस ऑफ यू हैविंग ट्विंस, ऑफ कोर्स बेटर एम्ब्रियोज हैं, 2 एम्ब्रियोज डालो अच्छी ग्रेड के अच्छी क्वालिटी के, ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट 90% सिंगलटन होता है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी से आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट ज्यादा होता है। बट अगर आप ये सोचो कि नहीं हम आईवीएफ इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमें ट्विंस नहीं चाहिए या हमें ट्विंस चाहिए, तो दैट्स अ मिथ। आपने तो कई ऐसे केसेस किए हैं, है ना, तो कितने % जो हैं कि ट्विंस ही हुए हैं? देखो वही मैंने आपको बताया ना, रेशियो उतनी है, जैसे इट्स अबाउट 6 to 8% ट्विंस, और हायर ऑर्डर तो इट्स वेरी रेयर, और फिर वो कई बार ग्रो भी नहीं करते एम्ब्रियोस, वो फिर ट्विंस में रिड्यूस हो जाते हैं, ऑटो रिडक्शन हो जाती है। सो लाइक दैट 3 से ज्यादा तो हम डालते भी नहीं। 3 भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। ट्विंस की अपनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स है। कल को आपने तो आईवीएफ कर दिया, डिलीवरी भी तो करनी है। ट्विंस के साथ हाई बीपी का चांस, डायबिटीज का चांस, सिजेरियंस का चांस, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी का चांस, रिस्क बढ़ते हैं। तो कई सेंटर्स में तो आजकल नॉर्म बन गया कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, बट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है वो दैट्स अलाउड, बट ऑफ कोर्स आप 2 एम्ब्रियोज डालते हो तो दे हेल्प ईच अदर टू इम्प्लांट, सो इसलिए हम ये करते हैं। ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आईवीएफ किसी ने ट्रीटमेंट लिया है, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो एक बारी आपकी आईवीएफ हो गया, फर्स्ट 3 months आपकी मेडिसिन आर्टिफिशियल है, फ्रॉम आउटसाइड है, तो फर्स्ट 3 months इट्स लाइक ट्रीटेड लाइक अ वेरी आई मीन नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट 3 months के बाद जब आपके इंजेक्शंस बंद हो गए, मेडिसिन बंद हो गई, तो इट्स मोर और लेस लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो जो आपकी इंडिकेशंस हैं फॉर सिजेरियन डिलीवरी पे, वैसे अपने आप प्रेग्नेंट होने पे आईवीएफ के लिए भी वही अप्लाई होती है, वही चीजें हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो सिजेरियन ही कराना है, या आईवीएफ प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिक जो भी इंडिकेशन है उस पे है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म में? हाँ, लॉन्ग टर्म में तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखो आफ्टर ऑल आप हॉर्मोन्स दे रहे हो बॉडी में, है ना, बट दे आर वेरी माइल्ड एंड दे आर वेरी लिमिटेड एंड दे आर रिवर्सिबल। साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूंगी मैं उनको। आईवीएफ में हर रोज इंजेक्शंस लगते हैं फॉर अबाउट 10 to 12 days, तो उससे थोड़े फ्लूइड रिटेंशन, थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। अगर इतने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते तो हमें रोज इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स भी नहीं होते अगर इतने मेजर साइड इफेक्ट्स होते। सो इट्स जस्ट दैट अ लिटिल हार्मोनल चेंजेस, और हार्मोन्स विमेन को थोड़ा मूड टेम्परामेंट अफेक्ट करती हैं, थोड़ा वेट गेन होता है, बट वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड इन द सेंस के अगर आपने आईवीएफ कराया, सक्सेसफुल हो गया तो आपका वेट बढ़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, एंड हार्मोनली फिर वो इफेक्ट विद इन 24 hours खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव दीज इंजेक्शंस डेली। और 1% सपोज इट डजंट वर्क, then maybe within 10-15 days you shed that weight. So it's just during IVF treatment किन चीजों का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है? देखो आईवीएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको अपने इंजेक्शंस टाइम पे लेने होते हैं। Okay. So because first 4 days एक सेट ऑफ इंजेक्शंस होते हैं और नेक्स्ट 6 days 2 सेट्स ऑफ इंजेक्शंस होते हैं। हर इंजेक्शन हर पेशेंट के लिए टेलर मेक होता है, एज इन किस पेशेंट में किस तरह की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आईवीएफ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो टेकिंग द इंजेक्शंस ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजेक्शंस हॉस्पिटल में आके लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, बिकॉज कोल्ड चेन मेंटेन्ड है, दे हैव टू बी केप्ट बिटवीन 2 to 8 degrees। और अगर आप घर लेके जा रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक तो उनकी स्टोरेज ठीक हो, जिस फ्रिज में आप रख रहे हैं उसमें लाइट ना जाए, उसका बैकअप हो। सो और लगाना उसको सेम टाइम पे है बाय अ ट्रेन पर्सन। कुछ इंजेक्शंस आप सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, जैसे पेन फॉर्म के जो इंजेक्शंस होते हैं, दे आर एज इजी एज यू यूजिंग इंसुलिन फॉर डायबिटीज।
सो दैट्स वेरी इजी। एंड कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो इंट्रामस्कुलर होते हैं, जो आप खुद नहीं लगा सकते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको लगाता है। सो स्टोरेज है, और अगर आप कहीं जाके लगवा रहे हो क्लोज टू योर प्लेस ऑफ वर्क, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट भी आइस पैक्स में करो। दैट इज व्हाट हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एंड देन द पेशेंट टेक्स इट। एक तो वो सेम टाइम पे लेना, दूसरा अवॉइड कैचिंग एनी इन्फेक्शंस, कोई फीवर वगैरह ना हो, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने जब एग रिट्रीवल करना है तो इट्स गोइंग टू बी एनेस्थीसिया, एंड वी डोंट वांट यू टू फॉल सिक ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, है ना। सो एक ये हो गया, ईट हेल्दी, सिर्फ उन दिनों में नहीं, ईट हेल्दी पहले भी, बैलेंस डाइट। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि हम आईवीएफ कर रहे हैं तो आज से हम एक्सरसाइज करेंगे या हम वॉक्स करेंगे या हम कोई पिलाटेस या कोई नई चीज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, यू कैन कंटिन्यू डूइंग जो आप करते हो। कुछ नया शुरू करना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, तो बिकॉज कुछ भी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सो यू विल एट्रीब्यूट इट ईदर टू आईवीएफ और टू दैट न्यू एक्सरसाइज। सो जो आप कर रहे हो वो करो। जो लोग वॉक्स करते हैं, दे शुड कंटिन्यू देयर वॉक्स। जो लोग बहुत ओवर जीलस एरोबिक्स करते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें पीसीओडी, जिसमें ज्यादा एग्स बनते हैं, उसमें हम कई बार अवॉइड करवाते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज, बिकॉज कई बार ओवेरियन टॉर्शन का रिस्क होता है जब ओवरीज बड़ी हो जाती है। सो आप अपनी रेगुलर बैलेंस्ड एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टॉप योर जॉब, काम नहीं बंद करना है, एक इंजेक्शन लगाना है एक फिक्स टाइम पे, एंड यू कैन कैरी ऑन विद योर लाइफ। यू डोंट नीड टू स्टॉप योर लाइफ फॉर आईवीएफ। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो आते हैं वो हमारे ही वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि कितने टाइम तक वो रहते हैं, या जिन्हें नहीं भी रहना है वो घर चले जाते हैं, अपने घर में ही रहना नहीं होता है। ओके, पेशेंट आता है आपके पास, आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया, आपने उसकी डिजीज के हिसाब से उसकी डोज प्रिपेयर करी जो भी उसको लगनी है। तो आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, आपने उस दिन का उसको इंजेक्शन दे दिया, और आइस पैक में आपने इंजेक्शन उसको घर में दे दिया। आप किसी को अपने साथ हॉस्पिटल में रखोगे, आप उसकी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हो। और आईवीएफ में एक इंजेक्शन लगना है, इसको इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, नॉट एट ऑल। यू डोंट इवन, अच्छा आपको, आपके पास बस वो सर्विस होनी चाहिए कि आप रोज इंजेक्शन या तो हॉस्पिटल आके लगा लीजिए या आप ले जाइए। फिर 5th डे हम फिर से असेस करने के लिए बुलाते हैं, स्कैन के लिए, कि एग कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से डोज बढ़ती कम होती है। तो ऐसे 10-11 दिन के इंजेक्शन होते हैं जिसमें 3-4 बार आना पड़ता है। फिर एक दिन शॉर्ट एनेस्थीसिया में जस्ट फॉर अ बिट आपको सेडेशन दे के आपके एग्स वो वजाइनली निकाले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। उस दिन स्पर्म से मिलाया जाता है। मिलाने की तकनीक को या तो आईवीएफ करते हैं हम या इक्सी करते हैं। एंड उसके 3rd डे, उस दिन से 3rd या 5th डे पे वापस यूट्रस में रख देते हैं। उसके बाद कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस होते हैं फॉर द नेक्स्ट 16 डेज टिल द प्रेगनेंसी टेस्ट। सो उसके बाद मतलब, हाँ, आप हर स्टेट में अपने घर जा सकते हो इफ यू लिव क्लोज बाय। अगर आप दूर से आए हो तो भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। दोनों प्रोसीजर्स, पिकअप, एग निकालना और रखना, आर डे केयर प्रोसीजर्स। पिकअप इज अ पेनफुल प्रोसीजर, तो उसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है। रखना इज नॉट पेनफुल, सो वो उसमें एनेस्थीसिया हम देते ही हैं। अच्छा, आपके पास जो कपल्स आते हैं, जब फर्स्ट टाइम आते हैं आपके पास फर्स्ट विजिट में, तो किसी तरह का उनके पास कोई मिथ या आईवीएफ को लेके मिसकंसेप्शन होता है? बहुत सारे, बहुत किस तरह के, थोड़ा बताएं। पहला मिथ होता है कि मैम अभी नहीं, हम आईवीएफ बाद में कराएंगे। अच्छा। जब बाद में तो करा ही लेंगे। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आईवीएफ कभी भी हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट ने अब एज सेट कर दिया है। फॉर फीमेल्स इट इज 50 years, नॉट मोर देन दैट, एंड फॉर मेल्स इट इज 55। तो अब आप 60 पे भी आईवीएफ नहीं करा सकते, इवन विद डोनर एग्स। तो एक तो ये बात है, ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा, जितना आप डिले करोगे उतना आपकी एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, उतना सक्सेस रेट कम होगा। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा बड़ा मिथ है कि आईवीएफ के बच्चे एबनॉर्मल होते हैं या उनकी अलग सी शक्ल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। After you get pregnant, ये मिथ बहुत बार मैंने भी सुना है। After you get pregnant and your pregnancy goes fine, any IVF child is like any other child. जो आपकी जैसा नॉर्मल बच्चा दिखता है वैसा ही वो बच्चा दिखता है। आजकल आप मानोगे नहीं, इतनी कॉमन है आईवीएफ की तकनीक कि आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ वाला is an IVF child or not. कई तो बताते भी नहीं है। That's a personal choice. That's a personal treatment choice. But IVF children and normal children look the same. They are the same. और उसमें कोई लाइफ लॉन्ग भी कोई प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच की नहीं होती। तीसरा मिथ ये है कि once an IVF always an IVF। तो ऐसे नहीं होता। कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए आप IVF करते हो
और सेकंड टाइम आप अपने आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस से एग्स बनते हैं, स्ट्रेस से स्पर्म बनता है, सब कुछ हो गया, सारी ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट फाइनली कहता है आईवीएफ कर दो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी करके हम आईवीएफ करते हैं, पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट, उसके बाद दे आर हैप्पी, 2-3 साल के बाद दे कम ऑन देयर ओन कि हम तो फिर से अपने आप प्रेग्नेंट हो गए। सो कई बार जब रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं, जैसे पीसीओडी है आज आपको, आपका कंट्रोल नहीं है, हमने आईवीएफ किया कंट्रोल करके, प्रेग्नेंट हो गए आप, उसके बाद आप पतले हो गए, आपका हार्मोनल मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, अब अपने आप कंसीव कर जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आईवीएफ वंस एन आईवीएफ ऑलवेज, एब्सोल्युटली वंस एन आईवीएफ ऑलवेज एन आईवीएफ इज अ बिग मिथ। बाकी तो आपने जो एड्रेस करे कि भी सिजेरियन ही होता है, वैसे ये मिथ्स होते हैं, बट व्हेन यू काउंसल द पेशेंट तो समझ जाते हैं। अगर एक बार किसी कपल का फर्स्ट अटेम्प्ट में आईवीएफ फेल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? देखो आईवीएफ बहुत बारी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह भी काम करता है, बिकॉज देखो स्पर्म तो रेडिली अवेलेबल है, आप उसको लैब में असेस करो, आप उसका काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हो, ठीक है, अपने जो भी आपने एक्शंस लेने हैं, मेडिसिन देनी है, वो आप कर सकते हो। एग इज नॉट रेडिली अवेलेबल कि आज हमने एग निकाल के असेस किया, और एग इज समथिंग जो एज पे डिपेंड करता है, और एग इज समथिंग जो जिसकी वजह से एजिंग का इफेक्ट हम एग पे हटा नहीं सकते। तो एक बार आपकी एज निकल गई तो आईवीएफ ऑल्सो कैन नॉट हेल्प यू मच, बिकॉज एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो वो हम आईवीएफ में जब इंजेक्शंस दे के निकालते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे असेस करते हैं। कई बार एग क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है कि आपको पता होता है कि दीज आर नॉट गोइंग टू फॉर्म गुड एम्ब्रियोज। सो वो एक तरह से, सपोज दैट साइकिल फेल्स, फिर आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो नेक्स्ट टाइम कि मे बी यू शुड गो इन फॉर डोनर एग्स, यू नो। तो one IVF failure is not the end of life. That's just the starting. I always say IVF functions as a diagnostic test at times. अगर आपके IVF में ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं, आप उनको फ्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी नहीं आती तो सेकंड टाइम यू आर वाइजर, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, यूट्राइन ब्लड फ्लो होता है, कई चीज़ें होती हैं जो करने पे पता चलती हैं। सो वो एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे सर्विसेज होती हैं। Usually they say 75% of couples conceive in the first three attempts. I'm talking about first 3 attempts, not it can be एक पिकअप से निकले हुए सारे एम्ब्रियोज या 3 अलग-अलग बार निकाले हुए एग्स, बट वो डिपेंड करता है किस तरह का पेशेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम है उसकी, उस पे डिपेंड। अच्छा, तो कितने अटेम्प्ट्स एक पेशेंट के लिए लेने? अटेम्प्ट्स तो आप जितने मर्जी ले सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई रिस्क रहता है आगे जाके हेल्थ के लिए? जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट लिव्ड सॉर्ट ऑफ माइल्ड साइड इफेक्ट्स, दे आर नॉट परमानेंट। तो आप जितने मर्जी अटेम्प्ट्स ले सकते हो। व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, एक पेशेंट 13th आईवीएफ में कंसीव की थी। सो यू हैव टू हैव द पेशेंस, एंड ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। सो वो, बट ऐसा अगर हम एक बात ये बताएं, जैसे मान लो अभी सितंबर मंथ में लाइक किसी ने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया एंड वो फेल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वो फिर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दूसरा आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन फॉर फेलियर पहले तो, बट अगर आप ग्रॉसली मुझसे पूछो तो 1 मंथ का ब्रेक तो हम बोलते ही हैं, आइडियली 3 months, क्योंकि बॉडी फिर अच्छे से अपनी पूरी हेल्थ, body has to come back to normal, because to its optimal hormonal level, plus patient थोड़ा mentally prepare हो जाता है, and then अपने आप को वापस reboot करना, because IVF fails more often than succeeds, but जब सक्सेस होती है तो फिर होती है, and then you forget पीछे का सारा, बट हाँ उसमें बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, इवन फॉर द IVF स्पेशलिस्ट एंड फॉर द पेशेंट। एंड आई हैव सीन कि जो पेशेंट और डॉक्टर गिव अप नहीं करते, वो प्रेगनेंसी लेके जाते हैं, वो अच्छा सक्सेस लेके जाते हैं। अच्छा, अगर कोई कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है तो कोई और भी ऑप्शंस होते हैं? डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है आपकी। अगर आपकी प्रॉब्लम, आपकी ट्यूब्स खुली हैं, ठीक है, और स्पर्म ठीक है, बॉर्डर लाइन है, तो आप उसको मेडिसिन से करेक्ट कर सकते हो। और आपका एग बनने की दिक्कत है तो आप दवाइयों से एग बना सकते हो, तो देन यू कैन गो इन फॉर समथिंग कॉल्ड एज IUI। IUI के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू IVF। मतलब IUI मींस इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें आप मेडिसिन दे के या बिना मेडिसिन के एग बनाते हैं, और मिड साइकिल जब वो रप्चर होता है एग, तो आप उस टाइम हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको लैब में प्रिपेयर करके विद ओनली द मोस्ट मोटाइल एंड मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स आप उसको इंट्रायूट्राइन इंजेक्ट करते हैं, एंड देन यू वेट फॉर प्रेगनेंसी टू हैपन आफ्टर
15 days or something. तो उसका सक्सेस रेट इज बिटवीन 10 to 18%. बट वो जिन केसेस में हो सकता है उन्हीं केसेस में इंडिकेटेड होता है. अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, स्पर्म एजोस्पर्मिया है, स्पर्म है ही नहीं, एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर एग रिजर्व बहुत कम है जिसमें आपको डोनर एग्स की जरूरत पड़े, उन केसेस में IUI नहीं हो सकता. और इसके अलावा ट्रीटमेंट इन द सेंस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. सो जिसमें IVF होना है उसमें IVF ही होना है. जिसमें मतलब सारी जो भी चीजें हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर है. एब्सोल्युटली उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट देते हो. अच्छा, आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, कभी कोई ऐसा कपल या ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए हैं कि एक हस्बैंड वाइफ को ही बोल रहा है कि मैम आप इसका ही देखो, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, ऐसे कितने केसेस हर रोज एवरी डे वन कपल. बट हाँ, नंबर कम हो रहा है आजकल क्योंकि अब तो अवेयरनेस हो रही है. हाँ, मैं ठीक हूँ, आप इसको देखो, इसको ट्रीट करो बस. एब्सोल्युटली. बट उसमें ही हमारी काउंसलिंग काम आती है. हमारे से बात करके देन दे अंडरस्टैंड कि और मुझे ये लगता है कि ऐसे में जो फीमेल है उसको कितना स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है. बहुत ज्यादा. आजकल थोड़ा कम है, अवेयरनेस बढ़ गई है, फैमिली सपोर्ट करती हैं, ठीक है. तो पहले से तो रिलेटिवली कम है ऐसी ये प्रॉब्लम. बट दे आर अंडर स्ट्रेस. लॉट ऑफ टाइम्स वो हमारे साथ अकेले बैठ के दे टेक आउट देयर स्ट्रेस, रोते हैं, एंड देन फिर से उठते हैं, अपने आप को फिर से गेयर अप करते हैं. बट दैट्स वेयर आवर काउंसलिंग कम्स इनटू पिक्चर. हमें कपल को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना होता, ये ठीक है, वी हैव टू टेक देम टुगेदर बिकॉज़ दैट्स हाउ वी काउंसल. हम उसके लिए तो पेशेंस बहुत चाहिए. अगर IVF का सक्सेस रेट देखो दोनों पे डिपेंड करता है. अगर स्पर्म चेक नहीं होगा तो इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, कल को प्रेगनेंसी नहीं आएगी. तो ये समझाना हमारा काम है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स समझ जाते हैं बिकॉज बच्चा दोनों को चाहिए. बिल्कुल. एग फ्रीजिंग बहुत लोग कराते हैं, तो किस एज ग्रुप में करानी चाहिए? क्या राइट एक एज है कि हाँ इस टाइम पे एग फ्रीजिंग कराई एंड आगे जाके हमने उसे यूज किया? देखो आजकल इनफर्टिलिटी जैसे बढ़ रही है, एग रिजर्व की जैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम ये बोलें कि कोई एग्जैक्ट एज है, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग. अगर आपको लगता है कि आप अभी you don't have a partner and you're going to delay childbearing, तो और प्लस आपका अभी करियर या whatever reasons की वजह से है, और आप एक राइट एडल्ट हो लाइक 23-24, उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हैं एग फ्रीजिंग. होता यही है, इंजेक्शंस लगते हैं डेली 10-12 डेज के, और फिर वही एग्स को रिट्रीव करके एग्स को फ्रीज करा जाता है. अगर आपको पता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कोई ऑनगोइंग कैंसर जिसके लिए आपको कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होनी है, या आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिससे पता है कि इवेंचुअली आपकी ओवरी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एज सून एज यू गेट टू नो आप करा सकते हैं. ठीक है. कई फर्टिलिटी सेंटर्स के साथ कई कैंसर सेंटर्स अटैच्ड हैं फॉर दिस रीजन ओनली, फॉर एग फ्रीजिंग एंड फॉर स्पर्म फ्रीजिंग. ठीक है. तो ऐसी कोई एग्जैक्ट एज नहीं है. अर्लियर द बेटर, क्योंकि द क्वालिटी, जिस क्वालिटी पे आप फ्रीज करोगे वही क्वालिटी आप बाद में यूज करोगे. दैट क्वालिटी विल स्टे पुट, दैट्स फ्रोजन. सो जितना टाइम डिले करोगे उतनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, उतना नंबर कॉम्प्रोमाइज होगा. तो इसलिए आजकल तो यंग पीपल आर वेरी अवेयर, वो अपने फर्टिलिटी टेस्ट करवा लेते हैं, एंड इफ दे फील के कम है वो साथ ही फ्रीज करा लेते हैं, एंड देन एटलीस्ट दे आर फ्री विद दैट रिगार्ड. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई है तो बिफोर मैरिज वो अपने सारे टेस्ट कराते हैं पहले ही कि हम सही, दोनों ही सही है, क्या ये सही है? देखो ये तो एक पर्सनल चॉइस है. मतलब इट्स लाइक यू कैन बी विद अ पार्टनर अगर वो सिक है या उसमें एग रिजर्व कम है, एंड यू कैन चूज नॉट टू हैव चिल्ड्रन. आई नो पीपल हु आर क्वाइट फर्टाइल एंड दे कॉन्शियसली चूज नॉट टू हैव चिल्ड्रन. सो वो पर्सनल चॉइस है. मतलब अगर आपको लगता है कि आप इतने फिक्स्ड हैं कि यू हैव टू हैव चिल्ड्रन लेटर इन लाइफ, तो आप करा सकते हैं. बट this I would not put this as a criteria to get married. अच्छा, PCOS, थायराइड या ओबेसिटी, ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, तो क्या फर्टिलिटी पर किसी तरह का इफेक्ट डालते हैं? Absolutely, यही तो हमारा लाइफस्टाइल है. PCOS जो है, you're born with a PCO जीन. अगर आप अपने डाइट कंट्रोल रखेंगे, फूड अपना बैलेंस रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो आप ओव्यूलेटिंग PCO हैं. मतलब आप PCO हैं पर आपके एग्स ठीक बन रहे हैं, आपको पीरियड ठीक से आ रहा है, आप प्रेग्नेंट भी
नॉर्मल हो जाओगे। ठीक बट अगर आप ओबीज हो, हम्म। एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपका पीसीओ अनमास्क होगा। अनमास्क इन द सेंस कि आपके सारे हार्मोन्स डीरेंज होंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास आके मेडिसिन लेनी पड़ेंगी टू हैव नॉर्मल पीरियड्स, एंड देन मे बी यू नीड मेडिसिन टू फॉर्म द एग, एंड यू नो एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट, तो उससे फिर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा मैम, जैसे कि ये जो सितंबर मंथ है, ये आपको पता है कि पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है, तो एक नॉर्मल गर्ल जो है उसको कैसे पता चलता है कि हाँ उसको ये कंडीशन है? देखो, अगर आपके पीरियड्स फर्स्ट 2 इयर्स तो देखो इरेगुलर रहते हैं आफ्टर मेनार्की, कईयों में रेगुलर भी हो जाते हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर फर्स्ट 2 इयर्स में आपके पीरियड सेटल होने लग जाए, मतलब एवरी 28 to 30 days, 30-32 days तक आपको आ जाए, एंड यू ब्लीड फॉर गुड 3 to 4 days, और अपने आप आ जाए विदाउट मेडिसिन, दैट मीन्स यूर ओके। बट अगर आपको पीरियड्स लेट आए, कम फ्लो हो, ठीक है, एंड इफ यू आर ओबीज या थोड़े हायर साइड पे हो, प्लस आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, रेस्टिंग है, देन लॉट ऑफ टाइम्स इट्स हार्मोनल प्रॉब्लम। सो फिर पीसीओ की इवैल्यूएशन होती है, थायराइड की होती है, वो हार्मोनल इवैल्यूएशन प्लस एक्ने हो, फेशियल हेयर हो, तो ये चीजें आपको इंडिकेट करती हैं। हाँ, एंड देन फिर आप मतलब क्लिनिकली हम देखते हैं, हार्मोनली इवैल्यूएट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे फिर कंफर्म हो जाता है कि वेदर यू हैव पीसीओ और यू डोंट हैव, एंड अकॉर्डिंगली फिर उनको एडवाइस देके दे कैन चेंज देयर लाइफस्टाइल टेम्पररी, थोड़े हार्मोन्स देके उनके पीरियड्स हम टाइम से ले आते हैं, एंड then if they are conscious and they change their lifestyle, then they don't need medicine. बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जो टीनेज गर्ल्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो वो भी एक रीजन होता है आगे जाके कि अगर पहले अर्ली एज में सारी चीजें देख ली जाए, सही समय पर ट्रीटमेंट ले दिया जाए, तो ऐसी दिक्कतें ना आए। हाँ बिल्कुल, अभी भी यही कहते हैं जो यंग गर्ल्स हमारे पास आती हैं पीसीओ के साथ, तो दैट इज एक्चुअली द राइट एज टू टेल देम, लाइक से अबाउट 17-18, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक आदत है। आप यही आदत में रहोगे, कल को यू once you get married you'll have problems in getting pregnant. So हम उनको early age पे we catch them and we kind of try to sensitize them कि क्या problem है, and then accordingly they change, some don't change, but yes, that's where our मतलब जैसे आपने कहा कि एक्ने की भी प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि हम एक्ने की प्रॉब्लम को इतना लेते नहीं है अपने आप में कि हाँ हमें डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना है, हम कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं कि एक्ने चला जाएगा, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कोई और ही होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हार्मोनली है वो सारी, तो यू हैव टू, कई बार हमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट है पेशेंट उनके पास जाती है यंग गर्ल, और फिर वो हमें भेजते हैं कि आप इनको देखो, she has all the symptoms of PCO, whatever medicines you have to give to guide, तो वो हम करते हैं, पर आजकल थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, मतलब वो इंटरलिंक्ड ही है, अगर आप डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हो तो वो आपको गाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम फेस की नहीं है, इंटरनली बिल्कुल वो लोकल आपको ट्रीटमेंट देंगे उसकी, पर उनको भी बार बार वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना अगर हार्मोन्स नहीं ठीक होंगे, सो देन दे सेंड टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अगर मैम हम यहाँ पे मेंस की बात करें, आजकल उनका लाइफस्टाइल है लाइक जिम करना, सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि जिम जाते हैं तो कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह वो भी लेते हैं, और कई अल्कोहल लेते हैं, स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, वही आपने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो उनकी जो हेल्थ है उस पे कितना असर पड़ता है फर्टिलिटी? लेट नाइट्स पे तो दोनों मेल एज वेल एज फीमेल पे असर पड़ता है, बिकॉज लेट नाइट से हमारा हार्मोन मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है, एंड मेलाटोनिन इज समथिंग जो हमारी एग क्वालिटी को अफेक्ट करता है। हमारी अगर मेलाटोनिन लेवल्स कईयों में कम होते हैं जिसकी वजह से एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, सो लॉट ऑफ टाइम्स जो हम मेडिसिन देते हैं टू फॉर्म द एग्स उसमें मेलाटोनिन होता है, सो वो एक तरह से आपका सर्केडियन रिदम बोलते हैं हम उसको करेक्ट करता है। तो फीमेल्स में तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द एग क्वालिटी, मेल्स में लेट नाइट्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन से लिबिडो जिससे अराउजल होता है या इंटरेस्ट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कम होता है, और फिर इवेंचुअली टेस्टोस्टेरोन कम होने से स्पर्म्स की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होती है। सेम रीजन अप्लाइज फॉर अल्कोहल, उसकी वजह से स्मोकिंग से देखो निकोटीन है स्मोकिंग में, तो निकोटीन ओवरी की ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ट्यूब्स की मोटिलिटी पे फर्क पड़ता है, और अबॉर्शंस का रिस्क होता है क्योंकि वो या तो प्रेगनेंसी होने नहीं देती या अबॉर्शंस हो जाते हैं।
स्पर्म में निकोटीन सेम आपकी स्पर्म की क्वालिटी कम करता है. आपने सुना होगा आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे. हाँ. सो वो आपकी मतलब ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है स्पर्म के लिए, उसको अफेक्ट करता है. सो निकोटीन उस तरीके से करता है. सो ये सब हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, दे मोर और लेस वर्क इन द सेम वे, एंड एक लीड्स टू द अदर, लेट नाइट्स एंड अल्कोहल. एंड हाँ, अगर आप जिम सप्लीमेंट्स की बात करें तो इन मेन, देखो मेन आर मतलब इन विमेन यू कैन नॉट हैव दैट मच मसल मास बिकॉज आपकी बॉडी में वो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है. तो मेन में टेस्टोस्टेरोन है, उसको बूस्ट करने के लिए लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, एंड लॉट ऑफ जिम सप्लीमेंट्स हैव स्टेरॉइड्स इन देम जस्ट के इफेक्ट आ जाए फॉर द मसल मास. सो वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, जिससे स्पर्म का नंबर और टेस्टिस का साइज ये सब कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, देन इस तरह के Then इश्यूज same, होते हैं. फिर आपका वही है, अपने आप कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, आईवीएफ में सक्सेस रेट्स गिर जाते हैं. सो दैट इज राइट. अच्छा मैम, एक फ्रोजन एम्ब्रियोज एंड फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले टाइम पर कितनी सेफ है और कितनी इजीली एक पेशेंट को जो ट्रीटमेंट होता है वो मिल जाता है? फ्रोजन एम्ब्रियोज तो हम, इट्स आवर डे टू डे प्रैक्टिस, इट्स लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर. एक पॉइंट था जब फ्रोजन एम्ब्रियोज वाज लाइक एक्सपेरिमेंटल, बहुत साल हो गए. अब तो लॉट ऑफ सेंटर्स प्रैक्टिस मोस्टली फ्रोजन एम्ब्रियोज, बिकॉज फ्रोजन एम्ब्रियोज से आपने एम्ब्रियो बना लिया और थर्ड डे या फिफ्थ डे पे उनको फ्रीज कर दिया. फिर उस साइकिल में आपने यूट्रस में नहीं रखा, आपने एक साइकिल का ब्रेक दिया. ब्रेक देने के कई कारण होते हैं, बॉडी का हार्मोनल मिल्यू ठीक होना चाहिए, काफी रीजंस होते हैं फॉर दिस थिंग. फिर आप उसको, वंस इट इज फ्रोजन, इट इज फ्रोजन फॉर एवर. तो आप उसको 2 महीने बाद ट्रांसफर करें यूट्रस में, 2 साल बाद करें. अच्छा, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है. लॉट ऑफ पीपल हैव, जैसे अभी पीसीओ पेशेंट्स होते हैं, इनमें एक एम्ब्रियो ज्यादा बनते हैं, तो एक बार ही डाला और प्रेगनेंसी आ गई, एंड देन पेशेंट इज हैप्पी. अब उनको सेकंड बच्चा चाहिए, एंड कोई ऐसा फैक्टर है जिससे दोबारा आईवीएफ कराना पड़ सकता है. सो वो 3 साल के बाद आते हैं, अपने वो एम्ब्रियोज को थॉ या डीफ्रीज कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, एंड द सेकंड प्रेगनेंसी हैपेंस. सो वंस एन एम्ब्रियो इज फ्रोजन, इट्स फ्रोजन फॉरएवर. सो यू कैन 7-8 years तक तो स्टडीज हैं फ्रीजिंग की, एंड वी हैव हैड लाइव बर्थ्स, और कोई ऐसे एब्नॉर्मैलिटीज नहीं होती बच्चों में. बट हाँ, जल्दी करो तो दैट इज बेटर. अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है. एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनकी जो वाइफ है, उनको 15 years पहले एक नॉर्मल डिलीवरी हुई, और अभी 2-3 साल पहले उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी. तो उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी. अब वो थर्ड टाइम फिर से नॉर्मल प्रेग्नेंट हो गई है, नो आईवीएफ, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं. तो ये क्या पूरा सिस्टम होता है? मैंने आपको जैसे बताया ना, कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो परमानेंट नहीं होते. तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है ना. उस केस में उस टाइम पे अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे तो आईवीएफ हुआ, प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद आप यू लॉस्ट वेट, you became healthy, there was no stress because you already have a child. क्योंकि सारे हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, what we call as HPO axis. हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकल के ओवरी पे एक्ट करके अंडा बनाते हैं, हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकल के टेस्टिस पे एक्ट करके स्पर्म बनाते हैं. तो अब आप ये सोचो कि सबकॉन्शियस स्ट्रेस एंड कॉन्शियस स्ट्रेस से कितना फर्क पड़ता है कि पीपल आर गेटिंग प्रेग्नेंट ऑन देयर ओन आफ्टर फेल्ड आईवीएफ और आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन थ्रू आईवीएफ. तो ये रीजन होता है, यही एक रिवर्सिबल रीजन है. अदरवाइज ट्यूबल फैक्टर्स हो कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं या डोनर एग से हैं, एग रिजर्व बिल्कुल अर्ली एज में खत्म हो गया एंड यू हैव टेकन अ थर्ड पार्टी व्हिच इज डोनर एग, उन केसेस में तो यू नीड रिपीट आईवीएफ. मतलब अगर आप अपनी पूरा लाइफस्टाइल एक हेल्दी है पूरा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी अपने आप डिलीवरी तो कैन हैपन थ्रू एनीवेज ना, वो तो आपकी प्रॉब्लम मतलब कंसीव भी अगर कोई कर रहा है तो वो इजीली हो जाता है. हाँ, आप द करंट नॉर्म शुड बी टू गेट मैरिड as early as possible and then have children as early as possible if you want to have children. So late से थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज एजिंग हम रिवर्स नहीं कर सकते. बहुत चीजें आजकल आ रही हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो कहते हैं कि हम ओवेरियन एजिंग को रिवर्स करेंगे या we will help in ovarian aging. They're all still in experimental stage. Nothing beats you completing your family early.
कई बार करियर की वजह से आप नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हेन द रोल ऑफ एग फ्रीजिंग कम्स। अच्छा, जैसे ये अवेयरनेस मंथ है पीसीओएस का, तो आप किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं? अब ये जो भी ओबीज हैं या जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, हम्म, उनको ये सारा एक्सप्लेन करना, हम्म, एंड कमिंग फ्रॉम अ केयर गिवर ओके, दैन देयर पेरेंट्स, समझ जाते हैं समझ जाते बच्चे। हैं, ठीक है। तो दूसरा इवैल्यूएशन हम्म, करते हैं, जैसे किसी में डाउट लगता है तो टेस्ट करते हैं, टेस्ट में पता चलता है, स्कैन्स करते हैं, उसमें पता चलता है। राइट। तो इस तरीके से अवेयरनेस करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप क्विकली बता दीजिए कि जिसे पीसीओएस है वो अपनी डाइट का किस तरीके से ध्यान रखे? देखो, पीसीओएस में कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है, और दूसरा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑफ अ पीसीओ एंड अ नॉन पीसीओ वेरी। सो मैं तो इसमें बहुत ज्यादा आई वुड नॉट बी वेरी साइंटिफिक इन टेलिंग, बट आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट या जो डाइटिशियंस होते हैं वो एक पीसीओ स्पेसिफिक डाइट देते हैं कि यू शुड हैव दिस एट दिस टाइम, बिकॉज उनको हर की कैलोरीज पता है। ऐसा नहीं है कि आपने कार्ब्स बंद कर देने हैं पीसीओ में या प्रोटीन्स ही लेने हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो एनर्जी के लिए तो वो चाहिए ही चाहिए, है ना। सो दे आर बेटर पीपल टू टेल यू कि आपने हर चीज का बैलेंस कैसे लेना है। यू शुड बेसिकली हैव अ होम कुक्ड मील, जो हमारे घर का खाना है। जो भी है, फास्ट वो फूड आप ले वंस अ वीक इज ओके, एंड बस यू हैव टू जस्ट मेंटेन दैट इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। मोर और लेस जो इंडियन घर का खाना है उसमें इतना हाई लेवल ऑफ फैट्स या कैलोरीज रूटीन के खाने में नहीं होता, अनलेस हम बाहर जाके खाएं या हम हर रोज ये छोले भटूरे और वो सब खा रहे हैं। सो दैट्स वो पीसीओ बट जो हमारे पंजाबीज है वो तो बहुत खाते हैं। हाँ, दे हैव इट मोर, बट मतलब बेसिक दाल सब्जी रोटी लाइट, मतलब जितना आप चावल का कम लें। कंटेंट कम, कार्ब्स थोड़े से कम करने पड़ते हैं पीसीओ को, सो वो है। पर बाकी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो दे कैन टेलर मेक के हाँ इस टाइम ये खाओ, इस टाइम ये खाओ, सो दैट पूरा उनका पूरा शेड्यूल बना होता है पूरा। मैम, एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि आईवीएफ इज नॉट अ हुआ। आईवीएफ कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और आईवीएफ आप ये सोचें कि हम कभी भी करा सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है रॉ मटेरियल जो आप देते हैं उस पर। अगर आप अर्ली आईवीएफ करेंगे, आपको पता है कि आपकी ट्रीटमेंट आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी होनी है एंड यू आर कीन ऑन चिल्ड्रन, तो आप टाइम डिले ना करें। शुड सी योर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट अर्ली, बिकॉज एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, ना स्पर्म एजिंग को ना एग एजिंग को। फिर हमें थर्ड पार्टी पे जाना पड़ता है, विच इज डोनर एग्स एंड ऑल, विच इज समटाइम्स कपल्स को नहीं एक्सेप्टेबल होता। So if you know, or if some trained person has guided you कि IVF ही होना है, you should seek treatment early if you want children. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। Thank you for having me. सो मेरे साथ ये थे डॉक्टर नीति छाबड़ा गुप्ता जी, और जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल और कई सारे जो मिथ्स थे उनको भी दूर किया। आई होप कि आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें। हो सकता है कि इससे आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसका कोई रिजल्ट आपको मिल सके, उसका एक जो कहते हैं ना कि पूरा जो सार होता है वो आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिल सके, और ये भी हो सकता है कि किसी एक कपल की लाइफ में खुशी आ सके। सो मैं मैम का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। Thank you so much for having me. अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस तरह के हेल्दी वेल्दी पॉडकास्ट मैं आपके लिए आगे भी लेते आती रहूंगी। नमस्कार।